नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके में गौ तस्करों और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान हुई मारपीट में एक गौ तस्कर की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र के अंतर्गत गांव तुमरी में गौ तस्करी कर गौवंश ले जा रहे तकरीबन आधा दर्जन गौ तस्करों को ग्रामीणों ने घेर लिया और लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला बोल दिया। गौ तस्करी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गौ तस्करों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। बताया जा रहा है कि एक गौ तस्कर की मौत भी हो गई। इसके अलावा 2 तस्करों का उपचार किया जा रहा है। 2 और तस्कर पुलिस की हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्कर गाड़ी में गौवंश को अमानवीय तरीके से बांधकर अलीगढ़ ले जा रही थी। हम रात में घूमते रहते हैं तो ये गाड़ी जाम जलालपुर से आ रही थी मेरे साइड, तो वहाँ कुछ लोगों ने इस गाड़ी को रोक लिया, लाठी डंडे लेकर इनको खींचने लगे। जब तक हम पहुँच गए, इनको हमने और बुजुर्गों ने बचाया, फिर आकर के इनको सुपुर्द किया चौकी इंचार्ज कोकला और फिर मैं इनको लेके यहाँ आ गया। तो कितने लोग थे इस गाड़ी में? इसमें कुछ कूद के भाग गए, 3 लोग पकड़े गए। तो क्या ले जा रहे थे? गाय ले जा रहे थे? गाय को मतलब उनकी जीवन निकल रही थी। अच्छा। बहुत बुरी दुर्दशा थी। तो कितनी गाय थी इसके अंदर? इसके अंदर 6 गाय एक दूसरे से बंधी हुई। तो ये जो घायल पड़े हुए ये मतलब वही गौ तस्कर हैं ये लोग? ये गौ तस्कर है। तो कहाँ के रहने वाले कुछ बताया? ये हमें कुछ नहीं पता। मैं तो इनको जमा करने के लिए वहाँ पे जैसे बचा बच्चू करके इनको ले आया था। ग्रामीण पूरे टूट के पड़े। फिर मैं गया, फिर मैंने कुछ बड़े बूढ़ों को लेकर के इनको बचाने की चेष्टा पूरी करी। फिर ले आकर के अपने कोकलाबंद चौकी इंचार्ज को सौंप। थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत तुमोला गाँव में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टया यह गौपल बताए जा रहे हैं और इनको द्वारा बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों ने इनके साथ मारपीट की गई है। साथ संगीन किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग होंगे? इनके द्वारा 5 लोग बताए जा रहे हैं और फिर भी गहराई से जांच की जा रही है कि कुछ अन्य लोग होंगे तो कार्रवाई। सर सुना एक गौ तस्कर की मौत भी हो गई है। अभी एक व्यक्ति की वहाँ मौके पर अधिकारी से शव प्राप्त हुआ है और देखा जा रहा है कि इनके साथी थे अथवा नहीं। अभी प्रथम दृष्टया इनको द्वारा अपना साथी बताया गया है और अन्य शासन को करके कार्रवाई की जाएगी। मथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरसाना की एक दुकान में नकली शराब बरामद की। इसके साथ ही 4 शराब माफियाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा गया है। मथुरा जनपद में एसएसपी के निर्देश पर जनपद भर में चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ अभियान को लेकर मथुरा की बरसाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली शराब तैयार करते 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से नकली शराब तैयार करने संबंधी तमाम संसाधन भी बरामद किए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में तैयार हुई नकली शराब, इसके अलावा नकली रैपर, खाली बोतल, साथ ही एक अर्टिका गाड़ी भी बरामद की है। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटी व जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद मथुरा के थाना बरसाना में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कल एक मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कपिल ठाकुर, कन्हैया, बांके बिहारी व विनोद कुमार। इनके द्वारा काफी दिनों से केमिकल व फ्लेवर व अन्य चीज़ों को मिलाकर के लगातार अवैध शराब बनाई जा रही थी, उसकी पैकेजिंग की जा रही थी और स्थानीय लोगों व ठेकों पर इसको बेचा जा रहा था। इनके कब्जे से मौके से 18 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद हुई है, 300 खाली बॉटल बरामद हुई हैं, 22,000 से भी ज़्यादा के नकली रैपर विभिन्न ब्रांड्स के बरामद हुए हैं, 100 से ज़्यादा विभिन्न ब्रांड्स के ढक्कन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो केमिकल इस शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो बरामद हुआ है, साथ में फ्लेवर भी बरामद हुआ है। जिस अर्टिका गाड़ी से इनके द्वारा रॉ मटेरियल लाया जाता था और शराब को आगे सप्लाई किया जाता है वो भी बरामद हुई है। पूछताछ से 6 और व्यक्तियों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता के बारे में और जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। इस घटना से संबंधित जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। इस गैंग के बाकी मेंबर्स की भी दबिशें दी जा रही हैं। जल्द ही उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे जो गैंग्स इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। मथुरा की थाना कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मथुरा के भूतेश्वर कोतवाली थाना क्षेत्र विष्णुपुरी के रहने वाले योगेश शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 हत्यारोपी दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी और सोनू उर्फ बोना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त की गई एक मोटरसाइकिल और 2 चाकू बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों हत्यारोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। दिनांक 31 मई को भूतेश्वर निवासी सचिन शर्मा
करीब 30 साल उम्र जिसकी थी, वो शाम को अपने घर से निकले और फिर वापस नहीं आए, जिनके संबंध में दिनांक 1 को कोतवाली नगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। शाम को सचिन शर्मा की डेड बॉडी अंडी थाना गोवर्धन में प्राप्त हुई। इस संबंध में गुमशुदगी की धाराएं तरमीम करते हुए मुकदमा 302 में परिवर्तित किया गया। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही घटना में शामिल 2 अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी, सोनू उर्फ बोना को गिरफ्तार किया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जिससे मृतक सचिन को ले जाया गया था, बरामद किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आगरा के एतमाद तौला इलाके के घाट बजरिया क्षेत्र में महिला रोड जाम कर सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। सीवर का पानी घरों में घुसने को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोला। ये नज़ारा थाना एतमादुद्दौला क्षेत्र के घाट बजरिया इलाके का है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही को लेकर क्षेत्रीय महिलाएं सड़क पर रोड जाम कर धरना दे रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि इनके घरों में नाले का गंदा पानी पहुंच रहा है और जिसकी वजह क्षेत्रीय नाले को अवैध अतिक्रमण से ढकना है। सड़क पर महिलाओं के इस प्रदर्शन की सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के भी पसीने छूटते दिखाई दिए। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के एफसीआई गोदाम पर पूरा मेहनताना न देने पर पल्लेदारों ने हंगामा कर दिया। इस बीच कांटा इंचार्ज और पल्लेदारों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली हाईवे स्थित एफसीआई गोदाम पर पूरा मेहनताना न मिलने को लेकर पल्लेदारों ने जमकर हंगामा बरपाया। बता दें कि शुक्रवार को एफसीआई गोदाम पर ट्रक से गेहूं की बोरियां उतारने का काम करने वाले पल्लेदार और कांटा इंचार्ज के बीच झड़प हो गई। पल्लेदारों ने कांटा इंचार्ज पर मेहनत के मुताबिक मेहनताना न दिए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांटा इंचार्ज ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। इस दौरान पल्लेदारों ने मीडिया से अपना दर्द साझा किया। को लेकर लगे मामला जी, कांटे को लेकर लेबर आ रही है 150 से 200 रोज, 80 रुपए 90 रुपए लेबर को झाड़ी पड़ रही है। किराया लगा के आ रही है 200 रुपए 150 रुपए। बदल तक के आदमी आ रहे हैं काम करने, 80 रुपए 90 रुपए एक हफ्ते तक कमा रहे, 100 रुपए किराया लगा कर बच्चों का खिलाएंगे और ये क्या कमाएंगे। मुझे इस चीज का जवाब दिलाओ पहले तो। और ये बताओ एक हफ्ते का पैसे कौन देगा जो 500-600 रुपए रोज झाड़ी पड़ रही थी यहाँ पे, और एक हफ्ते से ये ड्रामा हो रहा है 80 रुपए और 90 रुपए लेके आदमी जा रहा है। इसके पैसे कौन देगा? 100 रुपए किराया लगा के आ रहा है एक तरफ से आदमी और 80 रुपए लेके जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कांटे वालों से जवाब दीजिए। एक घंटे में कल गाड़ी एक खाली गाड़ी तुली है। सर, ये गोदाम पर लेबर द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह रही है इसकी? इसका मैन वो है जो इनका ठेकेदार हैं जो बिश्नोई मेरठ के, उन्होंने एक प्रतिनिधि अपने नियुक्त किए हुए हैं। पीछे डिपो के पीछे गाँव में बिटौना, उनके 4-5 और उनके भाई हैं। इनका कोई काम नहीं है, एक भी कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। हर गाड़ी में पीडीएस की जो गाड़ियाँ लोड होती हैं यहाँ से एनएफएसए में, उसमें हर गाड़ी में 5-6 4-4 बोरे हर गाड़ी में एक्सेस उसमें लोड करते हैं। ड्राइवरों से पैसे ले लेकर 500-200 रुपये ले लेके हर गाड़ी में 8 बोरे 4 बोरे। कल भी एक परसों एक गाड़ी लोड हुई थी शाम को 86-61, उसको पलटी कराया गया, कल उसको डंप कराया गया, उसमें 8 बोरे एक्सेस निकले। तो कांटे से वजन का देखा गया, कांटे से एक्सेस वजन आ रहा था 4 क्विंटल, तो उसको डंप कराया गया, उसमें 8 बोरे एक्सेस निकले। तो उसकी शिकायत ठेकेदार को की गई। संबंधित ठेकेदार से बोला गया कि प्रतिनिधि को चेंज करके किसी और अन्य प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए। कोविड महामारी के चलते तकरीबन 3 माह से बंद सरकारी अस्पतालों की ओपीडी शुक्रवार से शुरू हो गई। पहले दिन कासगंज जनपद की पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दर्जनों मरीज उपचार के लिए पहुंचे। अधिकतर मरीज डायरिया एवं बुखार से संबंधित थे। शासन के निर्देशों के बाद सभी जनपदों में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। कासगंज जनपद की पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इमरजेंसी मरीजों के अलावा आसपास क्षेत्र के करीब 51 मरीज पहले दिन पहुंचे,
जिसमें अधिकतर मरीज डायरिया एवं बुखार से पीड़ित थे। सभी मरीजों की कोविड जांच कराने के बाद उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रदीप गौतम ने इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव की भी जानकारी दी और मरीजों से साफ सफाई रखने, मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने को कहा। आज शासन के आदेशों के अनुरूप और हमारे सम्माननीय CMO साहब के आदेश के अनुरूप यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर OPD का संचालन विधिवत तरीके से कर दिया गया है और क्षेत्र के मरीजों ने इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं और तकरीबन 51 मरीज आज यहाँ OPD में देखे गए हैं और उनको समुचित यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार उपचार दिया गया है। CHC वाले आने वाले मरीजों में किस बीमारी के मरीज ज़्यादा थे? अभी गर्मी पहले से बढ़ चुकी है और इन महीनों की जो मई, जून, जुलाई, अगस्त की जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें अभी डायरिया और बुखार के ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। उसमें भी डायरिया प्रमुखता से है। लूज मोशन की हिस्ट्री लेके और उल्टी की हिस्ट्री लेके यहाँ पे मरीज आ रहे हैं। डायरिया और बुखार से बचने के लिए मरीजों को क्या उपाय करना चाहिए? अभी इन सीजन में डायरिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, अपने चरम पे होता है डायरिया। तो तापमान चूँकि वातावरण का ज़्यादा होता है और हम बाहर की चीज़ें जब खा लेते हैं या इधर उधर का खाना खाते हैं तो उससे डायरिया के चांस, या रखा हुआ खाना खा लेते हैं घर पे कई घंटों का, 10-12 घंटे का रखा हुआ खाना खाते हैं तो उससे डायरिया के चांसेस ज़्यादा बनते हैं और पानी का शरीर में नुकसान होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं और कई बार बहुत से बच्चे इसमें डायरिया में जिनकी मौत भी हो जाती है। इससे बचाव के लिए हमको कुछ खास नहीं करना है, हमको बाहर की चीज़ों को खाने से बचना है, पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जितना ज़्यादा ले सकते हैं हमको पानी लेना है। और जब भी लगे कि हाँ हमको दस्त जैसे लग रहे हैं और उल्टियाँ आ रही हैं तो तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, ORS लेते रहें। ORS वैसे भी लिया जा सकता है, अगर डायरिया नहीं है, उल्टियाँ नहीं हो रही हैं तो भी ORS लिया जा सकता है, वो हमको होने वाले डायरिया से प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। कोरोना के बीच बच्चों में अब मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C की बीमारी देखने को मिल रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में इस बीमारी के करीब 25 मामले सामने आए हैं। सभी बच्चों का निजी अस्पतालों में अलग अलग इलाज चल रहा है। कोरोना के बीच बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी SIS-C की बीमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में अब तक इस बीमारी के 25 मामले सामने आए हैं। बता दें कि इस बीमारी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में भारत में 4 बड़े मेडिकल संस्थानों के द्वारा 100 बच्चों के साथ इस पर शोध भी किया जा रहा है। ये वह बच्चे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं लेकिन दोबारा बीमार हो रहे हैं। इस शोध में बता दें कि इस शोध में ESI मेडिकल कॉलेज दिल्ली सफदरगंज, मौलाना मेडिकल कॉलेज दिल्ली के साथ बेंगलुरु के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। बता दें कि जो बच्चे कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद उनके अंदर हाई एंटीबॉडी विकसित हो रही हैं जो शरीर के दूसरे अंगों पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं। गंभीर बात यह है कि ये रोग केवल उन बच्चों को नहीं जो कोरोना से ठीक हुए हैं बल्कि उन बच्चों में भी हो रहा है जिनके परिजन कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। देखिए, ये बीमारी बेसिकली है, पहले से थी बट बहुत कम थी। यूजुअली ये कोविड से रिकवर होने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें लोग, पेरेंट्स या गार्जियन रिलैक्स हो जाते हैं कि बच्चा तो कोविड से रिकवर हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, आराम से हो जाते हैं। बट अचानक वो देखते हैं कि 20 से 25 दिन बाद बच्चों में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो है, इसमें नाम जैसे है कि मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, मतलब ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें लंग्स तो पहले भी कोविड में करता था, ये लंग्स के साथ साथ हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, किडनी को कर सकता है, लीवर को कर सकता है, पूरे GIT को कर सकता है, स्टोमक को कर सकता है, आईज़ को कर सकता है, ब्रेन को, स्किन को, मतलब लगभग ये कोई भी ऑर्गन इसे अछूता नहीं है जिसको ये इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। तो यूजुअली जैसे ही बच्चों, अगर जैसे बहुत छोटे बच्चे आप देखे होंगे कि वो एक्सेसिव क्राई, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, तो लोग उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। अगर स्पेशली रोने लगे, रैसेस हो, लूज मोशन हो
रेड आई होने लगे, तो बच्चों को इमीडिएटली जो है, अगर उनमें कभी भी कोविड का हिस्ट्री रहा हो, फैमिली मेम्बर में किसी को भी कोविड रहा है, भले बच्चे को ना हुआ हो, तो भी आप उसको मान के चलिए कि ये मल्टी इन्फ्लामेटरी सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण है जिसके आधार पर बच्चों को पीडियाट्रिशियन से ज़रूर दिखाना चाहिए। एक चीज़ और बताई सर आपने, बच्चों के जैसे हाथों में रैसेस हो जाते हैं या पेट में दर्द है, आँख लाल होती है, तो ये क्या पहचान कर सकते हैं परिवार वाले और कैसे इसका जो है इलाज कर सकते हैं? देखिए, इसका हम जस्ट एक हिंट दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि इसका रीजन क्या है। रैसेज जैसे मान लीजिए कि प्लेटलेट काउंट कम हो, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उसमें कई बार ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाती है, क्लॉट बन सकते हैं, तो वो उसका एक लक्षण होता है कि रैसेज है, रेड आई है, फीवर है। ये 2-3 सिम्टम अगर एक साथ आते हैं, 2-3 लक्षण, और उसमें भी अगर कोविड का हिस्ट्री है फैमिली मेम्बर्स में, स्पेशली पेरेंट्स को या उसके क्लोज कांटेक्ट में रहते हो, तो ये ज़्यादा चांस है कि MIS-C है, मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है। तो इसकी निश्चित रूप से पीडियाट्रिशियन से जांच करा के और बाकी जांच भी इसके हिसाब से ज़रूर करानी चाहिए, क्यों आगे ये और ज़्यादा सीरियस ना हो पाए उसके लिए। अच्छा सर, इस पर आपने बताया कि हमारी टीम रिसर्च कर रही है, आपके जो डॉक्टर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि थर्ड वेव में जो है बच्चों को ज़्यादा, तो ऐसा क्यों माना जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे जो है ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित होंगे और कैसे ये सारा रिसर्च प्रक्रिया चल रही है? देखिए, मैं इस बेसिस पर बता रहा हूँ, जैसे एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का एक प्रोजेक्ट फंडिंग की है, उनके थ्रू हो रहा है, जिसमें 4 इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, एंड एक बेंगलोर का इंस्टीट्यूट है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलुरु। तो उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन ऐसा आया कि जैसे उसमें अभी तक हम लोग लगभग 800 के से थोड़ा ज़्यादा बच्चों को इनरोल किए हुए हैं, चारों सेंटर मिला करके। तो इसमें ये देखा गया कि जो बच्चे रिकवर हो चुके हैं, मतलब उसमें कोई अब कोविड के लक्षण नहीं है, बट अचानक से वो बच्चे एकदम से बीमार पड़ते हैं, तो लोग यूजुअली भाई उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि एक डायरिया हो रहा है, ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक भी हो जाते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, बट ज़्यादातर जो उस टाइप के लक्षण वाले आते हैं उसमें हम लोग एक ब्लड सैंपल कराते हैं, एंटीबॉडी टाइटर। तो ये पाया गया कि उसमें एंटीबॉडी काफ़ी बढ़ी हुई है। पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, इसको तो कभी कोविड हुआ नहीं है। यहीं पर मिस होता है। फादर मदर फैमिली मेम्बर कई बार एसिम्टोमेटिक हो तो जांच नहीं कराते हैं। ये इंडिया में इसके चांस क्यों बढ़ने के हैं? क्योंकि प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हुई। बहुत सारे लोग वेव में फर्स्ट वेव में एसिम्टोमेटिक रहे, टेस्ट नहीं कराए, उनको पता भी नहीं चला, उनको तो नहीं, पर बच्चों में वो इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी बन गई। बच्चों की शरीर जो है हाई एंटीबॉडी को टॉलरेट कम कर पाती है और वो ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करती है, इन्फ्लामेशन शुरू होता है, और जिस ऑर्गन में ये जाते हैं उस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होता है, उसके लक्षण आते हैं। इसीलिए ये कई टाइप के हो सकते हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि हाथ पैर में सूजन आ जाए, बिल्कुल कुछ नहीं है, पता चलेगा कि पैर सूज रहा है, हाथ में सूजन आ रही है, उसको लोग सोचेंगे कि सिर्फ किडनी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों में लूज मोशन हो रहा है, डायरिया वोमिटिंग हो रहा है, तो वो सोचेंगे कि जनरल बैक्टीरियल या वायरल, बल्कि ये इन्फ्लामेशन से होता है। बाद में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट शुरू होता है इन्फ्लामेशन की वजह से। कुछ लोगों में रैसेज आते हैं, प्लेटलेट काउंट की वजह से हो सकता है, लिम्फोसाइट कम हो जाता है। इसमें अब तक सर लगभग आपके संज्ञान में या आपकी जो MI है उनमें कितने अब तक बच्चे इस तरह के जो है पाए गए हैं, कितनी ऐसी जो है कंप्लेंटें? देखिए, हम लोगों के चूँकि रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लगभग 125 से 30 दिल्ली में केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फरीदाबाद में भी 20 से 25 आए हैं। अभी भी एक आप न्यूज़ में भी छपा था कि एशियन में ही 15 से ज़्यादा केस हैं, कुछ जगह 4 हैं, कहीं 5 हैं, तो 25-30 तो यहाँ भी है। एक्चुअली शुरुआत ऐसे ही होता है, तो लोग अगर शुरू में ही ध्यान नहीं दें तो यही 20-25 कब 20-25 100 में बदल जाएगा या 1000 में चला जाएगा। तो जैसे केसेस 1-1 2-2 करके बढ़ते हैं ना, वैसे ही ये होता है। तो मेरे समझ से इसमें एक सीरो सर्विलेंस, बच्चों को जिनके पेरेंट्स को कभी कोविड हुआ है तो एक एंटीबॉडी टाइटर बच्चों का कराना चाहिए, तो उनको अंदाज़ा लगा सके कि ये बच्चों को हमें शुरू से ट्रैक करना है। फरीदाबाद नगर निगम में आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन घोटालों की जांच करने में कोताही बरत रही है। अब नगर निगम अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिलों के भुगतान का मामला सामने आया है। इस पर नगर निगम वार्ड नंबर 37 के पार्षद दीपक चौधरी ने पूरे मामले में नगर निगम की मिलीभगत बताई है।
दीपक चौधरी ने कहा कि पहले से ही 200 करोड़ के घोटाले की जांच विजिलेंस द्वारा की जा रही है, लेकिन सारे सबूत होने के बावजूद भी बड़े अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि अब इस घोटाले की रकम और भी अधिक होने वाली है। ये घोटाला करीब 400 करोड़ को पार करेगा। जल्द ही और भी खुलासे किए जाएंगे। नगर निगम में झूठे और बेबुनियाद बिलों का भुगतान और घोटाले का पर्दाफाश होने पर भी कार्रवाई लंबित है। देखिए, जस्टिस, आपने सुना एक कहावत है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय से वंचित। और ये बात सार्थक कर रहा है हमारा नगर निगम, और जो इसमें जांच चल रही है जो विजिलेंस की, वो इस बात पर बिल्कुल सार्थक उतरती है। और हमें आज तक इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जांच किस बात की कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें घोटाला हुआ है, गलत चीज़ें हुई हैं, काम नहीं हुआ, मौके पर देख लिया, कार्रवाई नहीं हुई, फेक वर्क ऑर्डर बना रखे हैं और उन फेक वर्क ऑर्डर्स के आधार पर भुगतान किया गया है, बहुत बड़ा भुगतान किया गया है। इसके अलावा जो 5-5, 10-10 लाख रुपए की छोटी छोटी फाइलें हैं, उनको रिवाइज कर 2-2 करोड़ रुपए की सैकड़ों फाइलों से भुगतान किया गया है। अगर इतनी बड़ी चीज़ों में भी जांच करनी है और इतनी लंबी जांच करनी है, तो निश्चित रूप से जो इसमें जांच में देरी की जा रही है, ये जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं छूट देने का काम किया जा रहा है। और इसमें राजनीतिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, अधिकारियों का योगदान है, और तभी ये इतना बड़ा घोटाला हो पाया है। अच्छा सर, विजिलेंस जांच काफ़ी लंबे समय से चल रही है जी। एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है उन अधिकारियों के खिलाफ, और क्या ये जो बड़े अधिकारियों को जो है दबाने की कोशिश, या फिर उन्होंने? देखिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण है। इन लोगों को बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा, ये कोई 10-20 लाख रुपए का मामला नहीं है। हमने शुरुआत में कहा था कि ये 200 करोड़ तक पहुंच रहा है, लेकिन अब सूत्रों से और निगम के ही कुछ लोगों से हमें पता चल रहा है कि ये 200 करोड़ से घोटाला दुगना होने जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और रोज़ नई चीज़ें परत दर परत खुल रही है, लेकिन इसमें राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से और बड़े अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें एफआईआर नहीं की जा रही है। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं इसमें कोई जांच का विषय बचता नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए इन चीज़ों को दबाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार।